और इसीलिए मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी की जो या बीजेपी की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये इस तरीके से बांटने की राजनीति है कि मोदी जी के आने के बाद जो लोग कहते थे हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, उनकी चौथी पीढ़ी आते आते आज जनेऊधारी हिंदू हो गए हैं। मंदिर जाना अपना अपमान समझते थे, आज कोई हनुमान मंदिर जा रहा है। जो लोग कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। आपका इशारा गांधी परिवार की तरफ कोई भी हो कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर आतंकवादी जहां पे 2005 से लेकर के और 2012-13 तक जगह जगह विस्फोट हुए थे, मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह शांति है कि कांग्रेस की अब क्या अहमियत रह गई है, कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जब कभी भी कोई आपदा, कोई संकट और देश के सामने कोई संकट आएगा तो आज का गांधी परिवार या इटली में या इंग्लैंड में नजर आएगा, भारत में नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें सबसे पिछड़ी सीट कोई होगी, विकास में सबसे पिछड़ी सीट होगी तो अमेठी और रायबरेली आती है। सवाल यह है कि इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली से आप और राहुल गांधी को हरा क्यों नहीं पाए? तिहाड़ी भैया के बोलते ही धमकी पर उतर आए योगी जी। भाई सुधीर चौधरी अब स्मृति सिलेंडर ईरानी के बाद योगी जी को रोस्ट करने पे आ गए हैं क्या? बहुत बड़ी बात है कि गोदी एंकर्स की काया पलट होते हम इस जमाने में देख रहे हैं। इसे मैं इंडिया अलायंस की जीत कहूंगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कैसे स्मृति ईरानी का घमंड तोड़ा था ना तिहाड़ी जी ने। और अभी जब यूपीएससी एस्पायरेंट्स की डेथ हुई तो वहां पर भी ये लाइव रिपोर्टिंग करने पहुंचे और क्या बेहतरीन पत्रकारिता इन्होंने दिखाई। ये बात अलग है कि हफ्ते भर बाद ये पलट गए और वही लव जिहाद और इन्हीं टॉपिक्स पर बातें करने लगे। बट स्टिल जो इन्होंने अच्छा काम किया है उसको हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, ताकि इन तक भी ये संदेश जाए कि भैया देश की असल जनता को यही पसंद आ रहा है, तुम्हारी सच्चा जर्नलिज्म जो है ना वही देखना चाहते हैं हम, ना कि दलालपना। और अब योगी जी से भी ऐसे 1-on-1 क्वेश्चन करके इन्होंने अपना असली जो पत्रकारिता है वो दिखा दी है, जिसे हम देखने के लिए बेताब हैं। वीडियो के थंबनेल में तो ये तक लिख रखा था कि औकात में रहकर सवाल पूछ। बट आई एम प्रिटी श्योर कि योगी जी भी ये लैंग्वेज तो नेशनल टेलीविजन पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो बात अलग है कि जब वो खुले मैदान में होते हैं, अपनी पब्लिक के बीच में होते हैं, तब वो मारकाट की बातें भी कर लेते हैं। हिंदू मुसलमान के ऊपर भी दंगे भड़का देते हैं, कहते हैं एक कन्या को उठाएंगे, उनकी 100 कन्याओं को हम उठाएंगे। अरे इतनी वॉयलेंस वाली बातें क्यों करनी है? आप ऐसी सरकार बनाइए ना कि जब एक आतंकी सोचे किसी कन्या का अपहरण करने का तो उसकी रूह कांपे कि अगर मैंने ये किया तो मुझे बुरी तरीके से मार दिया जाएगा, ऐसी सजा मिलेगी कि नर्क का एहसास इस धरती पर ही हो जाएगा। पर इसकी जगह आप तो हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। खैर सारा रोस्ट क्या अब हम ही कर लेंगे, थोड़ा हम तिहाड़ी भैया को भी मौका देते हैं, उनको सुनते हैं, फिर अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। तो आरोप मुझ पे तब भी लग रहे हैं। जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आपने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, आपके कुर्सी पर सवाल उठ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाषणों पर थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है? या आप जो कह रहे हैं भाषण फिल्टर नहीं किए जाते। योगी जी, आपका अपना आकलन अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी के लिए क्या है? देश के अंदर हर एक व्यक्ति का यह मानना है कि देश के अंदर जो जातिवाद की राजनीति चली आ रही थी, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति थी, मत और मजहबवाद की राजनीति थी, उस राजनीति को यथार्थवाद में लाने और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है। और इसीलिए मोदी हैं तो मुमकिन है और यही यथार्थ है। यानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मोदी ही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए एकदम। पर आपने कि मोदी जी की जो या बीजेपी की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति है। महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये इस तरीके से बांटने की राजनीति है। जो लोग ना समझ हैं भारत के बारे में, जो लोग कुछ नहीं जानते, जिनके अपने स्वार्थ हैं इन नजरियों के पीछे, उस नजरिए के पीछे जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, स्वाभाविक रूप से उनसे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते आप। एक सामान्य उसमें भी अगर आप देखें, मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या सच नहीं है कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा आजादी के बाद की सबसे बेहतर स्थिति में है? 1.5 करोड़ लोगों के मकान दिए मोदी जी ने, 4 करोड़ गरीबों को पहली बार आजादी के बाद पहली बार उनके घर में बिजली की लाइट जली है।
गरीब महिलाओं को पहली बार रसोई गैस के दर्शन हुए हैं और परिवारों में पहली बार शौचालय बने हैं, को पहली बार देकर के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की कार्रवाई हुई पहली बार ही हो है। रहा है। इसमें कहां फिर डिवाइड की बात आती है? मुझे याद है, देखिए जिसने इन चीजों को देखा है, झेला है, उसको इसकी कीमत याद होगी। लेकिन एसी रूम में बैठ करके क्लब कल्चर की संस्कृति में पले पुसे लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी के समीकरण को बदलेंगे और देश की उम्मीदों पर पानी फेरेंगे, ये सब के सब धराशायी रह जाएंगे। तुम और लोग जिन लोगों को धराशायी। मकान मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको बिजली के कनेक्शन मिले हैं, जिनको रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, जिन लोगों के जीवन में पहली बार जिनको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जिन्हें दी है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहाँ है भाई? मोदी जी ने, ये आवाज वहां से आ रही है। जी, अब इसमें मेरा अगला सवाल ये था कि 2014 में अगर आप 14 में मोदी जी का केवल नाम था, आज मोदी जी का नाम भी है, मोदी जी का काम भी है। और वास्तव में पहली बार योजनाओं का लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, नौजवान को मिला है, महिलाओं को मिला है। लोगों के मन में आप देखते होंगे, गांव में जाइए, आम जनता इस बात को बोल रही, मुखर होकर के बोल रही है। यद्यपि हमने चुनाव के लाभ के लिए ये सब काम नहीं किए, ये हमारे विकास के और सरकार के एजेंडे के हिस्से हैं, जिससे एक आम जन के जीवन में खुशहाली आ सके। प्रधानमंत्री जी एक बात को साफ कहते हैं कि शासन की योजनाएं लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, बिना भेदभाव की होनी चाहिए, सबका साथ सबके विकास के अनुसार होनी चाहिए। शासन की योजनाएं लोक लुभावन नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा जाति और धर्म के नाम पर वोट बढ़ता है और इसीलिए जाति और धर्म की राजनीति भी ये होती लोग है। करते हैं। आप जो बता रहे हैं सारे विकास के बारे में, जो जातिगत वोट बैंक है, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, सिर्फ विकास के आधार पर। देखिए, एक चीज तो साफ है कि मोदी जी के आने के बाद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, जी, जो लोग कहते थे हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, उनकी चौथी पीढ़ी आते आते आज जनेऊधारी हिंदू हो गए हैं। हो रहा है ना? जो लोग मंदिर जाना अपना अपमान समझते थे, कौन आज कोई समझता था भाई? हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई भगवान बुद्ध के मंदिर जा रहा है, कोई भगवान कृष्ण की बड़ी प्रतिमा लगाने की बात कर रहा है। ये सब बोल रहे हैं ना, एक व्यापक चेंज है, हमारी विचारधारा की एक व्यापक विजय है। हम जो चाहते थे अधूरे मन से ही सही, लेकिन कुछ लोगों ने अब ये खुल के विरोध करना बंद कर दिया। जो लोग कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आज उनकी नई पीढ़ी राम और कृष्ण की शरण में जाकर के वहां दंडवत कर रही है। आपका इशारा गांधी परिवार की तरफ कोई से भी हो, जी, एक चेंज हुआ है। दूसरा, वास्तव में लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सुरक्षा भी है, और मुझे लगता है देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है, हो रहा है। देखिए, मदद मोदी मिली। जी के पक्ष में और मोदी जी के प्रति आम जन के मन में जो भाव है, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने कार्य किया, मेहनत किया है, उसका फल पाने के अधिकारी मोदी जी हैं। और जनता उनको उस प्रकार का फल दे रही है, सपोर्ट करके, समर्थन देकर उनका फल दे रही है। एक दूसरा, कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर आतंकवादी दुश्मन देश के घर में भी घुसा होगा तो वहीं घुस करके मारेंगे। ये क्षमता केवल मोदी जी के अंदर है और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आखिर यही उत्तर प्रदेश है ना, जहां पे 2005 से लेकर के और 2012-13 तक जगह जगह विस्फोट हुए थे। अयोध्या, काशी विस्फोट हुए थे। मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह शांति है। आज आप देख रहे हैं ना, उसका प्रभाव क्या है। और एक नई एंट्री हुई है इसमें, और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो प्रियंका की एंट्री को आप कितना गंभीर मानते हैं? आप कि कांग्रेस की अब क्या अहमियत रह गई है, कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को के प्रतिकूल कितना अभद्र आचरण विपक्ष कर सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके उदाहरण है। कांग्रेस तो प्रधानमंत्री कहना मोदी पड़ेगा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता था, जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जो करेगा उसको एक राशि घोषित करता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो देशद्रोह के मामले में बर्खास्त हुआ हो, ये क्या बात करता है यार? देश के देशद्रोही तत्वों के साथ अपने संबंधों को उजागर करता हो और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र करता हो। ये तथ्य देश की जनता के सामने इसलिए आने आवश्यक हैं कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ षड्यंत्र है। और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले राजनीतिक दल के लोग अगर जनता से वोट मांगते हैं तो इस देश की जनता को स्वयं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर है। देखिए, हम कुर्सी से चिपके हुए लोग नहीं हैं। हमने सार्वजनिक जीवन में एंट्री की है सेवा की दृष्टि से। हमने कभी पलायन नहीं किया है। सम विषम परिस्थितियों में चुनौती से जूझने की आदत है।
जब कभी भी कोई आपदा, कोई संकट प्रदेश के सामने आएगा, हम प्रदेश के साथ में होंगे। लेकिन जब भी प्रदेश और देश के सामने कोई संकट आएगा तो आज का गांधी परिवार या इटली में या इंग्लैंड में नजर आएगा, भारत में नहीं। भाई तो आजादी के बाद 55 वर्षों तक सर्वाधिक समय तक इस परिवार को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 80 लोकसभा सीटों में सबसे पिछड़ी सीट कोई होगी, विकास में सबसे पिछड़ी सीट होगी तो अमेठी और रायबरेली आती है। पर मेरा सवाल यह है कि इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली से आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हरा क्यों नहीं पाए? मैं क्या करूं ना, आप देखते रहिए यार। आप देख रहे होंगे ना बहुत सारी जगह मुस्लिम महिलाओं की पिटाई इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने मोदी जी को वोट क्योंकि उन्होंने मुस्लिम क्योंकि वोट मोदी जी को दे दिया। ये कहाँ हो रहा है? आप देख रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के मन में, क्योंकि उन्हें मालूम है इस आधी आबादी को आजादी के बाद ईमानदारी से न्याय दिलाने का काम किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जाति की दीवारें दरक रही हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें दरक रही हैं। क्यों दीदी परेशान है बंगाल में, क्यों परेशान है? अब वो कह रहे हैं कि जय श्री राम मत बोलो। आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, जबकि देखिए मेरी पूरे प्रदेश में सभी से बहुत अच्छी बनती है, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मुझे उत्तर प्रदेश, आप तो साल से उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल में कोई दंगा हुआ क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डाला गया क्या? उत्तर प्रदेश में शासन की किसी योजना, केंद्र या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना रही हो, उस योजना में कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। हाँ, भेदभाव होता था पहले, हमने उस भेदभाव को समाप्त किया। पर ऐसा हो सकता है कि योजनाओं में भेदभाव ना होता हो लेकिन बयानों में हो जाता हो। नहीं, मैंने क्या कहा ना, देखिए जो सच होता है वो बोलते हैं, और सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो समझ के आए हैं कि सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, जब मीडिया आपके बयानों को पकड़ता है ऐसे करके, मैं उसमें भी आ रहा हूं जी। सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो आरोप मुझ पे तब भी लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ पहले भेदभाव होता था, ईद पे आप बिजली देते थे, होली और दीपावली पे नहीं देते थे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ईद में भी मिलेगी, क्रिसमस में भी मिलेगी, गुरु पर्व में भी मिलेगी और होली दीपावली में मिलेगी, और हमने सबको समान बिजली दे दी प्रदेश में। में जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा बीजेपी का कि क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उसका बोझ भी बहुत ज्यादा है कि आप इस जिम्मेदारी से अपने आप को कितना दबा हुआ महसूस करते हैं या तनाव महसूस करते हैं। आपने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, आपके नेतृत्व पर भी सवाल उठ सकता है, आपके कुर्सी पर सवाल उठ सकता है। देखिए हमने हर चुनौती को अवसर माना है, इसके दबाव में नहीं आते हैं, आप चिंता मत करिए। जैसे मैं सेवा के एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अवसर दिया है, मैं उत्तर प्रदेश में ही सेवा का कार्य कर रहा हूं। वास्तविक जीवन में एक सन्यासी हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और विकास और कला का एक अद्भुत संगम हम प्रस्तुत करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाषणों पर थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है आपको, या आप जो कह रहे हैं? भाषण फिल्टर नहीं किए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से अपनी बातों को, कहीं क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देने पड़ेंगे, ये जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर कहीं कोई वायरस फैला है तो उसका एंटीडोज भी उसी प्रकार से देना पड़ेगा। मेरे भाषण यूपी के वातावरण को खराब करने वाले लोगों को, जिस वातावरण को वर्षों में हमने सुधारा, जो लोग वातावरण को दूषित करना चाहते थे, उनके लिए एंटीडोज देना भी आवश्यक था। वो एंटीडोज अपने भाषण से मैंने दिया है। बंगाल में हमें हिंसा हुई है, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, कहीं कोई हिंसा का एक समाचार भी नहीं आया है। ये एंटीडोज समय समय पे देने की आवश्यकता पड़ती है, इसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप देते रहेंगे ये एंटीडोज? मैंने कहा ना, समाज की जो आवश्यकता होगी, राष्ट्र की जो आवश्यकता होगी, एंटीडोज देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक हिंदू होने पे मुझे भी गौरव की अनुभूति होती है। एक हिंदू होने पे मुझे भी बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, पर मैं कभी ये नहीं कह सकती कि हिंदू सही है और मुस्लिम को मारो काटो। छी, थू है ऐसी सोच पर योगी जी ने तो कई बार अपने भाषणों में यही जाहिर किया है। भाई आपकी अदालत में भी जब ये बैठे थे तो रजत शर्मा जी ने इनको इन्हीं की वीडियो क्लिप दिखाई थी जो कि कितनी हिंसक थी, और नेशनल टेलीविजन पर ये अग्री कर रहे थे कि भैया हिंदुओं को अब गन्स भी रखनी चाहिए, शस्त्र भी होने चाहिए। क्यों? यहाँ पर क्या जंग का मैदान बनाना है हिंदुस्तान को? एंड प्रायर इन द वीडियो योगी जी ऑल्सो सेड कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अरे भाई,
पीएम साहब से ज्यादा अभद्र भाषा कौन बोल सकता है। वो राहुल गांधी जी के लिए कितनी निचले स्तर की बातें कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जो वो बोल देते हैं ना, वैसे कभी भी मोदी जी के पावर में आने से पहले कभी भी इतने निचले वर्ग पर उतरकर किसी राजनेता ने नहीं बोला है। एक बार को थोड़ी सी हंसी आई थी सुन करके, जब मोदी जी इलेक्शन से पहले लोगों को भड़काने के लिए कहते हैं कि कांग्रेस तो जो है सारा आपका धन संपत्ति या आपके टैक्स का पैसा मुस्लिम्स को दे देगी, या फिर आपकी भैंस चरा लेगी, या जमीन का टुकड़ा चरा लेगी, या सोना। अरे बहनों को तो सतर्क रहना होगा, कांग्रेस उनका सोना भी चुरा लेगी। ऐसी बातें मोदी जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। भाई क्या लेवल होना चाहिए उनका। वो तो बहुत ही नीचे वाले लेवल पर उतर के बोलते हैं कई बार। मुस्लिम्स को घुसपैठिया बोला। फिर जब रूह लियाकत एक स्क्रिप्टेड सेटअप में मोदी जी से पूछती है कि आपने मुसलमानों को ऐसा कहा, तो मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए कह रहा था कि अनएजुकेटेड होने की वजह से वो ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। तो मोदी जी जो हमारे आर्थिक रूप से पीड़ित गरीब भाई बहन हैं, उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला घुसपैठिया कह रहे थे। कुछ तो शर्म करो यार। और योगी जी क्या बोलते हैं, एंटीडोज देनी पड़ती है, दंगे नहीं भड़के इसलिए बोलना पड़ता है। अरे भाई आप बोल ऐसा देते हो कि दंगे ना हो रहे हो तो भी हो जाएं। सोचना चाहिए ना, हमारे भारत देश के नागरिक हैं जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि उनके खिलाफ ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लोग इतना भेदभाव करने लग गए कि टैक्सी में तो देख के जा रहे हैं, सब्जी लेने से पहले नाम पूछ रहे हैं, और फिर अगर कोई अब्दुल हनीफ निकल जाता है तो बस हम आते हैं भैया 5 मिनट में, फिर वो कभी नजर नहीं आते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अगर उजागर करते रहे तो रात बीत जाएगी पर बातें खत्म नहीं होगी। खैर बीजेपी को भी धीरे धीरे तो पता चल ही रहा होगा कि लहर किस तरफ चल रही है। बीजेपी से हुआ एनडीए और एनडीए से होने वाला है इंडिया। थैंक यू सो मच इंडिया अलायंस को पावरफुल करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। और जो आप फिलहाल सोच रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।